हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आज लाया हूं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक होंगे। देखना है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला पांचवा देश कौन सा है? पांचवा देश कौन सा है? कनाडा है, जापान है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जापान। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जापान। जापान हो जाएगा। और देखना है, जो अंतरिक्ष यान जापान का था, जो चंद्रमा पर उतरा है, उसका नाम है जाक्सा। जाक्सा जाक्सा है जापान का जो था गया था उसका अंतरिक्ष यान। इसके पहले, जापान के पहले चंद्रमा पर जा चुका है अमेरिका, रसिया, चाइना और इंडिया। लेकिन अगर यहाँ बोलेगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो है इंडिया। हमारा इंडिया है जो पहली बार गया था साउथ पोल पे। ठीक है। और देखना है, और जानकारी से मिलता है कि जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। इसका उपनाम निप्पन या सुकुमारो का देश भी कहते हैं। जापान को निप्पन या सुकुमारो का देश भी कहते हैं। यहाँ की मुद्रा येन है। और यहाँ पे द्वीप है होक्काइडो, होन्शु और क्यूशू शिकागो। यहाँ के पीएम है फ्यूमियो किशिदा। यहाँ हाल ही में भूकंप भी आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नौमा है। अब यहाँ देखिए, फोर्ब्स में स्वर्ण भंडार के मामले में पहला स्थान किसका है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पे आएगा यूएसए। दूसरा पे आएगा जर्मनी। तीसरा में आएगा आपका इटली। ठीक है, तीसरा में आपका इटली आएगा, समझिए। और आते हैं, देखते हैं यहाँ पे, जिसे आपका आ जाएगा यहाँ पे देखना है क्लाइमेट चेंज में सेवंथ पायदान पे है क्लाइमेट चेंज में। और चौथा पायदान पे भारत का स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। शीर्ष पे है क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में, ये आता है। जेंडर गैप में भारत का स्थान 127वां है। और हंगर इंडेक्स मतलब भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। और प्रेस इंडेक्स मतलब प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 161वां है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा। हाल ही में हू से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है युगांडा, सोमालिया, काबो वर्दे, दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका आंसर हो जाएगा कार्बो वर्डे। अब देखिए कार्बो वर्डे कहाँ का देश है, तो ये अफ्रीका महादेश में है, ये अफ्रीका महादेश में है। कार्बो वर्डे अफ्रीका महादेश में है, ठीक है, अफ्रीका महादेश में है। अब देखिए यहाँ पे देखना है हु हु का होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। अगर इसमें यहाँ देखना है कि कोई देश किसी भी रोग से मुक्त कैसे होता है, तो अगर 3 साल तक किसी देश में उस रोग का कोई केस नहीं आता है तो उस राज्य या देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बो वर्डे था, तीसरा देश था अफ्रीका महादेश का। तो पहला देश कौन सा है, पहला देश है मॉरिशस है, दूसरा है अल्जीरिया। अब यहाँ देखना है कि मलेरिया की खोज किसने की थी। मलेरिया की खोज आप लोग देख लीजिएगा। मलेरिया का रोग वाहक, मलेरिया जो रोग होता है किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक क्या होता है, इसका वाहक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो था, इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। अब देखिए मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो मलेरिया जो है आरबीसी की कमी को कम कर देता है। और यहाँ देखना है मलेरिया की दवा क्या होती है, मलेरिया की दवा कुनैन कुनैन होता है जो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी किसकी होती है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी क्या होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार। कुवैती दिनार, एक कुवैती दिनार बराबर, एक कुवैती दिनार बराबर 270 रुपया होता है। अब यहाँ देखना कि कुवैती दिनार इतना महंगा क्यों होता है, तो कुवैती दिनार इसलिए महंगा होता है क्योंकि वहाँ पे तेल का ज़्यादा इंपोर्ट होता है, इसलिए उसे ज़्यादा महंगा की गिनती में रखा जाता है। और यहाँ देखना है कि दूसरे पायदान पे कौन आता है, दूसरे पायदान पे आप लोग के हिसाब से आ सकता है डॉलर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे है दूसरे पायदान पे बहरीनी दिनार है और तीसरे पायदान पे ओमानी दिनार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविसियोर का संबंध किससे है, मतलब किस रोग से है, तो ये है हेपेटाइटिस ए से है, ये है हेपेटाइटिस ए से है, ठीक। अब यहाँ देखना है हेविसियोर देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। ये जो है हेपेटाइटिस रोग में उत्पन्न होता है। ये जो हेपेटाइटिस शब्द है ये किससे बना होता है, दो शब्द मिलकर हेपेट और आइटिस। हेपेट का मतलब होता है लीवर होता है, दूसरा होता है आइटिस का मतलब होता है सूजन। आइटिस का मतलब होता है सूजन, मतलब लीवर में जो सूजन होता है उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना है इसका जो रोग है इसका कितना खुराक वाली रहेगा, तो ये 2 खुराक वाली रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में
IUCN ने पहली बार इसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। तो यहाँ देखना है जिस जानवर को श्रेणी में रखा गया है वो है हिमालयन वुल्फ है, हिमालयन वुल्फ है। अब देखिए यहाँ पे IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, स्थापना इसका कहाँ कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ देखना है ये रेड डाटा बुक के अंतर्गत आ रहा है, मतलब खतरा, मतलब उस जानवर के लिए खतरनाक होता है, मतलब कम हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ देखना है कि ये जो हिमालयन वुल्फ है ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है भारत, नेपाल, पाकिस्तान से मिला है। ठीक है ना। इसे बर्फ का भेड़िया भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पे ये बेंगलोर और न्यू दिल्ली दोनों को मिला है। ठीक है। अब यहाँ देखना है कि 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला था? दिल्ली और बेंगलोर दोनों को मिला था। बेंगलोर में एक टर्मिनल बना है जिसका नाम है टर्मिनल 2। इस टर्मिनल को यूनेस्को इंटीरियर का अवार्ड मिला है। अब यहाँ देखना है विंग्स इंडिया अवार्ड का, विंग्स इंडिया का जो थीम है वो क्या है? विंग्स इंडिया का थीम है अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना होता है। भारत को अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्निवल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? मतलब कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ पे देखना है, आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ देखिए, अगर हॉर्निवल महोत्सव पूछेगा, हॉर्निवल महोत्सव, तो ये नागालैंड में कहाँ आता है? नागालैंड में, नागालैंड में, नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन अगर यही पूछेगा कि हॉर्निवल महोत्सव, पक्के पागा हॉर्निवल महोत्सव, तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस जो था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और यहाँ का जो मूल भाषा है वो कोक बड़ोक भाषा है। ठीक है, यहाँ का मूल भाषा है। ठीक, और यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो हैं वो हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में मालिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा उद्यान भी है। मालिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और देखना है बोमबिला दर्रा और दीपू दर्रा, ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। और देखना है खाटी पूजा, केर पूजा और गड़िया पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। आगे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य कौन सा है? मतलब जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है?
ये है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जाति जनगणना हो रहा है। तो फर्स्ट इस स्टेट में कौन आएगा, तो यहाँ दिया है बिहार के बाद दूसरा राज्य, तो बिहार तो पहला हो गया, बिहार हो गया पहला राज्य। अब यहाँ देखना है कि जाति जनगणना क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। होता है ना कि कोई काम करने का कोई उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का सही व्यक्ति के पास पहुंचाना होता है। सरकारी योजनाओं का सही व्यक्ति के पास पहुंचाना होता है। अब यहाँ देखना फर्स्ट जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन 10 के आधार पर ये जनगणना शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में, जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मतलब कार्यकाल में जारी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला से मिलकर बना है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला से बना है, तो वो है नागर शैली। कौन सा शैली है, नागर शैली। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। थैंक